वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर कक्षा 12 से संबंधित जो भी विद्यार्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूँ। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के जितने भी पाठ है उन सभी पाठों से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस रिक्त स्थानों की पूर्ति या एक नंबर से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह से मैंने दूसरी जो पाठ्य पुस्तक आपकी थी जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति के सभी जो 9 अध्याय थे उनके संबंधित सभी पाठों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उनका एक वीडियो मैंने 35 मिनट, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा यानी 35 मिनट लगभग वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें सारे प्रश्न है वो सभी पाठों के कवर किए हैं। इस वीडियो में मैं समकालीन विश्व राजनीति के सभी प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों को इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पाठ है, यहाँ लगी इसमें मैंने पाठ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सभी पाठों को लगभग शामिल करने का प्रयास किया। तो शुरुआत करते हैं 2 ध्रुवीयता का अंत पाठ से। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? इसका सही आंसर है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन कौन सा था? तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया गठबंधन वार्सा पैक्ट था, जो कि अमेरिका द्वारा बनाए गए नाटो गुट के विरोध में था, एक तरह से उसके जवाब में। किस पार्टी का सोवियत राजनीति पर दबदबा था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पार्टी का सोवियत राजनीति पर दबदबा था? इसका सही आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला हमारा प्रश्न है, सोवियत रूस में 1985 में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचोव ने। अगला प्रश्न हमारा, किस दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था? तो इंपॉर्टेंट दीवार जो शीत युद्ध के प्रतीक रूप में जानी जाती थी वो थी बर्लिन की दीवार, जो कि 1961 में बनाई गई थी और 1989 में 89 में गिराई गई थी और 28 साल तक वो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में एक दीवार के रूप में वो रही। तो बर्लिन की दीवार 1961 से 1989 तक 28 साल तक रही। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सही आंसर है 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के रूप में दोनों देशों के बीच में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो 2001 में भारत रूस के बीच में 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो 1917 की रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन थे। अगला प्रश्न, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन थे। नेक्स्ट प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाया? एक फेमस 2 नीतियां हैं जो कई बार किसी भी ज़्यादातर कंपटीशन में ये पूछी जाती है। तो सही है, एक तो है पेरेस्ट्रोइका जिसको पुनर्रचना कहते हैं और एक है ग्लासनोस्त जिसका अर्थ होता है खुलेपन की नीति। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 नीतियां अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, पुनर्रचना और खुलेपन की नीति। अगला प्रश्न, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के समय या सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति पूछा है, रूस के राष्ट्रपति नहीं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उस समय थे मिखाइल गोर्बाचोव। अगला प्रश्न, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे जो समाजवादी खेमे में थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता था, जबकि पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप के अमेरिका के समर्थन वाले पूंजीवादी देश वो कहलाते थे। अगला प्रश्न, रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति को मैंने अभी पूछा था और अभी है रूस के प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि 1991 में जब रूस का सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में राष्ट्रपति कौन बने? तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? तो ये कथन था स्टालिन का, जोसेफ स्टालिन का कथन था। अगला प्रश्न, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? ये पहले भी आ चुका है, जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? तो मिखाइल गोर्बाचोव को। अगला प्रश्न, व्लादिमीर लेनिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के संस्थापक पार्टी के संस्थापक थे, 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन और सोवियत संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो सभी कंपटीशन से संबंधित भी है और परीक्षा में भी प्रश्न बड़ा पूछा जा सकता है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए 15 गणराज्यों के नाम बताओ, या हो सकता है उसमें 2-4 नाम पूछ ले तो आपको पहला जो गणराज्य था वो रूसी संघ था,
जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है। फिर कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अभी जैसे आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, तो यूक्रेन भी रूस सोवियत संघ का ही एक भाग था। तो इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अगला हमारा पार्ट है शीत युद्ध का दौर, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है पूंजीवादी गुट के देशों के नाम बताइए। तो पूंजीवादी गुट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये देश थे। साम्यवादी गुट के देशों के नाम, तो साम्यवादी गुट में सोवियत संघ इसका जो प्रमुख था, इसके अलावा पोलैंड, हंगरी, उत्तरी कोरिया वगैरह ये साम्यवादी गुट के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य या संस्थापक देश थे उनमें भारत, मिस्र और घाना थे। अगला प्रश्न, 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। तो ऐसे जो देश थे वो भारत, पाकिस्तान, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, ये सारे देश है वो द्वितीय विश्व के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद में स्वतंत्र हुए और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। अगला प्रश्न है वार्सा संधि से जुड़े 4 देशों के नाम बताइए। तो रूस और उसके समर्थक देश थे, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और पोलैंड ये वार्सा संधि से जुड़े हुए देश थे। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कब उत्पन्न हुआ, ये इतिहास का भी प्रश्न है, पॉलिटिकल का भी प्रश्न है, जीके का भी प्रश्न है। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट है वो उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। पिछले पार्ट के रिविजन में भी हमने पढ़ा था। तो 1961 में ये बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1989 में इसको गिराया गया था। 28 साल तक ये दीवार रही। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना है अप्रैल 1949 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वार्सा संधि कब हुई। तो वार्सा संधि या 1955 में हुई। अगला प्रश्न, तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय। अभी अपन ने देखा कि पहली दुनिया में अमेरिका और उसके समर्थक देश, दूसरी दुनिया में रूस और उसके समर्थक देश, और तीसरी दुनिया में विकासशील और विकसित जो भी देश थे उनका समूह है वो तीसरी दुनिया कहलाया, जो अधिकांश नव स्वतंत्र देश थे जो 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए थे। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। इसका सही आंसर है बेलग्रेड में। अगला प्रश्न, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर है 120 देश। वर्तमान में गुट निरपेक्ष के 120 देश सदस्य है। अगला प्रश्न, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। एक बार थोड़ी सी मैंने बता दी, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था जो 1962 में हुआ। अगला प्रश्न, जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। तो हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पे क्रमशः 6 और 9 अगस्त को 1945 को परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त 1945 में बम गिराए गए थे। अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे। उस समय रूस के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। अगला प्रश्न हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी। तो द्वितीय युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला और अगस्त 1945 में जो जापान के बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के बाद में इसकी समाप्ति मानी जाती है। तो अगला प्रश्न, सीटो की फुल फॉर्म बताइए। SEATO सीटो, तो इसका अर्थ है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है NPT की फुल फॉर्म बताइए। NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि या ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियारों को रोकने से संबंधी संधि है वो NPT कहलाती है। अगला प्रश्न, LBT की फुल फॉर्म बताइए। तो LBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि या लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसकी LBT की फुल फॉर्म है। ये भी परमाणु हथियारों को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए। तो इसका सही आंसर है 25 देश। हालांकि अब वर्तमान में इसके 120 देश सदस्य है, लेकिन जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 25 देश शामिल हुए। जापान में गिराए गए बमों के गुप्त नाम क्या थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके की दृष्टि से भी। तो 2 बम जो गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, एक का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम फैट मैन। अमेरिका ने जो बम गिराए थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, ये गुप्त नाम थे बमों के। अगला प्रश्न है वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि इसमें शामिल जो भी अधिकांश देश थे वो पूर्वी यूरोप के देश थे, जिनमें जो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था थी, इसलिए इसको पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का मूल अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी उस समय जो 2 शक्ति गुट थे अमेरिका और रूस वाला, इन दोनों से तटस्थता रखना
या उन दोनों में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र कौन थे? अब होता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट जो विश्व दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक में ध्रुवी राष्ट्र थे, एक में मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्र में जो तीन इंपॉर्टेंट जो देश शामिल थे वो थे इटली, जर्मनी और जापान, जिसमें नाजीवादी, फांसीवादी और इस तरह की जो भी विचारधाराएं वो ज़्यादा सक्रिय थी। तो ध्रुवी राष्ट्रों में जो थे इटली, जर्मनी, जापान, और बाकी लगभग विश्व के सारे देश है वो मित्र राष्ट्रों के रूप में शामिल थे। अगला प्रश्न है, तीन प्रमुख नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया। तो तीन प्रमुख नेता जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया वो है भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल कमाल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। इसी तरह से अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु आर्थिक सहायता किस योजना के अंतर्गत दी? तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो भी योजना जिसमें सहायता दी थी वो थी मार्शल योजना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के दो कोई नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव पहला तो था कि दो विरोधी गुटों का निर्माण हो गया, विश्व दो गुटों में बढ़ गया, और दूसरा शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा का जारी रहना, यानी हथियारों की होड़ लगी विश्व में। तो ये शीत युद्ध के दो नकारात्मक प्रभाव थे। कई बार सकारात्मक प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आगे बताऊंगा। अब जैसे ये अगला प्रश्न आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। शीत युद्ध के मुख्य रूप से तो नकारात्मक थे, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव क्या थे कि एक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, और दूसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव हुए। अगला प्रश्न, नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से वार्सा को पूर्वी गठबंधन कहा जाता है, उसी प्रकार नाटो को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें शामिल जो भी देश थे वो पश्चिमी यूरोप के देश थे, इसलिए नाटो को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। क्योंकि ये देश अमेरिका के समर्थक वाले थे और अमेरिका की तरफ थे, इसलिए यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उसके देश होने के कारण इसको पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। अगला हमारा जो पाठ है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे संबंधित वन लाइनर, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न, सिंधु नदी जल संधि बंटवारा जो भी है किन दो देशों के बीच में है? तो सिंधु नदी जल वो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला, दक्षेस या सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क की फुल फॉर्म बताइए। तो सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, SAARC सार्क है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगला प्रश्न, सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में अभी 8 देश है, देशों के नाम भी आगे बता दूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, पंचशील की घोषणा कब की गई? तो पंचशील की घोषणा 1954 में की गई। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के दो बिंदु बताइए। तो पहला बिंदु जो चकमा शरणार्थियों की समस्या है बांग्लादेश की, और दूसरा है गंगा नदी जल वितरण की जो समस्या है, ये दो विवाद के मुख्य बिंदु है बांग्लादेश में। इसके अलावा सीमा की समस्या जिसको काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया है, और विशेष रूप से शरणार्थियों की या घुसपैठियों की जो समस्या है वो भारत और पाकिस्तान की बांग्लादेश के बीच में ज़्यादा है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा है, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध है वो 1962 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 में पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। अगला प्रश्न, पंचशील की घोषणा कब हुई? तो 1954 में हुई। सीलोन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका को सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत द्वारा शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी गई थी। इनसे संबंधित अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्रत्येक पार्ट के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें विस्तार से या डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। सियाचिन का विवादित क्षेत्र किन दो देशों के बीच में? तो सियाचिन का जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न, 1998 में भारत ने किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किए? तो ये पोखरण में किए थे, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। अगला है, 1998 में पाकिस्तान में कहाँ पर परमाणु परीक्षण किए? तो जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने भी किए थे, तो वो चगाई पहाड़ी जो इलाका है उसका, उस क्षेत्र में पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की सहायता या मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी है वो जल संधि हुई थी। अगला प्रश्न, सार्क में शामिल 8 देशों के नाम बताइए। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि सार्क में कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल हैं, और 8 देशों के नाम
भारत और उसके सारे पड़ोसी देश है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश है जो सार्क के सदस्य है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के निवारण हेतु किन 2 स्कैंडिनेवियाई देशों ने मध्यस्थता की? यानी भारत और श्रीलंका के जो भी जातीय संघर्ष था, जिसमें तमिल और सिंहलियों के बीच में जो संघर्ष था, उसमें मदद करने वाले या मध्यस्थता करने वाले जो 2 देश थे, तो वो थे एक तो नॉर्वे और दूसरा आइसलैंड। नॉर्वे और आइसलैंड ने वहाँ मध्यस्थता की थी। अगला प्रश्न, नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो ये 17 मई 2006 में किया गया। उससे पहले नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और 17 मई 2006 से ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हो गया। अगला प्रश्न है, फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच में हुए? तो फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मल्टीपल चॉइस के बन रहे थे वो मैंने बता दिया आपको। अगला हमारा पार्ट है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इससे संबंधित वन लाइनर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह वो डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ? आतंकी हमला कब हुआ? तो अमेरिका पे जो आतंकी हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको 9/11 की घटना भी कहा जाता है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। अगला प्रश्न, जैविक हथियार संधि कब की गई? तो जैविक हथियार संधि यानी बायोलॉजिकल वेपन्स जो ट्रीटी थी वो 1972 में की गई। अगला, परमाणु अप्रसार संधि किस सन में की गई? तो परमाणु अप्रसार संधि 1968 में की गई। नेक्स्ट है, सुरक्षा की किस धारणा में माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है? तो सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं, तो इसमें से जो परंपरागत धारणा है उसमें माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा से बाहर से है। अगला प्रश्न, एनपीटी की फुल फॉर्म बताइए और ये संधि कब किस वर्ष में हुई? तो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये 1968 में हुई। अगला, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी समूह से संबंधित था? तो ओसामा बिन लादेन का संबंध अलकायदा से था, अफगानिस्तान में कार्यरत जो भी आतंकवादी संगठन था। विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, और जिसमें 1997 में 97 में 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, अवरोध से क्या आशय है? यानी अवरोध का क्या मतलब होता है? तो अवरोध का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अवरोध शब्द का अर्थ होता है युद्ध की आशंका को रोकना। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के किन्हीं 2 नए स्रोतों के नाम बताइए। तो सुरक्षा के खतरे के किन्हीं 2 नए स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभी जो वर्तमान में विश्व के लिए सामने है, एक तो वैश्विक ताप वृद्धि जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है, खास करके जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन वगैरह है, ये विश्व के सामने 2 नए खतरे हैं। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोरोना वगैरह भी आप लिख सकते हैं, ये भी खतरे हैं विश्व के सामने। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो जापान के जो शहर क्योटो में वहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल जो वार्मिंग है उस पर काबू करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए के संबंध में दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे, जिनको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, केमिकल वेपन्स संधि यानी रासायनिक जो हथियार संधि है या CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC पे 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? तो मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। डिटेल में अगर जानना चाहें तो ये पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? तो पहली कोटि है वो है राजनीतिक अधिकारों की। ये भी प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार कि मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? तो इसका आंसर है राजनीतिक अधिकारों की कोटि। अगला है, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अभी जैसे इसी वीडियो में अपने डिस्कस किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण 98 में किया। तो पहला कब किया? तो पहला 1974 में किया। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना, उनको नष्ट करना, हथियारों को कम करना, ये निशस्त्रीकरण का मतलब हो गया। अगला है, आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? तो आतंकवाद का जो एक परिभाषा है वो है कि नागरिक हिंसा या राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना आम या निर्दोष नागरिक होते हैं और ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। यानी कुछ लोगों द्वारा ऐसे इस तरह की घटनाएं करना जिससे एक लोगों में, आम जनता में भय पैदा हो, दहशत पैदा की जाए, उसको आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है और ये राजनीतिक हिंसा होती है। अगला है, जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसके द्वारा जैविक हथियारों को बनाना और उनको रखना प्रतिबंधित कर दिया गया और 155 से अधिक देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए जिनमें विश्व की सभी महाशक्तियां शामिल है। तो जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, मानवाधिकारों की 3 श्रेणियां या कोटियां कौन सी है? जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की, तो 3 जो श्रेणियां हैं, पहली है राजनीतिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा मानवाधिकारों की जो श्रेणी है वो है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। और तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता
अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ये 3 श्रेणियां हो गई, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार और उपनिवेशीकृत जनता या जातीय मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो पूरे हुए। अगला हमारा जो पार्ट है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ? पहले ही एक बार मैंने कई बार इसको बता दिया, ये जापान के शहर क्योटो में हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कहाँ हुआ ये भी मैं बता दूंगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए? तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरो किस देश का शहर है? काफी फेमस और प्रसिद्ध शहर है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में किस मसले या मुद्दे ने जोर पकड़ा? तो पर्यावरण संबंधी जो मसला था उसने 1960 के दशक में जोर पकड़ा। अगला प्रश्न, 1992 में किस विश्व स्तरीय सम्मेलन में ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया? तो 1992 में जो विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो था रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, और रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। 1992 में हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पे मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है? यानी जो भी साफ जल है, स्वच्छ जल है, उसका 90%, और जो पृथ्वी पे मौजूद जो स्वच्छ जल है वो 70%, और हिम का मतलब बर्फ का जो 70% 90% है वो हिस्सा अंटार्कटिका में मौजूद है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अगला प्रश्न, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? इंपोर्टेंट बुक है लिमिट्स टू ग्रोथ, ये पुस्तक है क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन की जो भी सिफारिशें थी उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा किसे कहते हैं? तो वह संपदा या संसाधन जिन पे किसी एक का वास्तविक अधिकार नहीं होकर के संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर के। साझी का मतलब भी हो गया कि जो जिसमें कई लोग साझेदार हो। तो ऐसे जो वास्तविक जो संसाधन ऐसे होते हैं, खास करके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की जगह पूरे समाज का या बड़े समुदाय का अधिकार होता है, तो उसको साझी संपदा कहते हैं। जैसे वन वगैरह है या अन्य प्राकृतिक जो भी संसाधन है वो सारे इसमें आते हैं। अगला है, वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैसों के नाम बताइए। तो वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी गैसें हैं जो पर्यावरण के तापमान को वृद्धि करने वाली है। अगला प्रश्न, वैश्विक संपदा का अर्थ और उदाहरण बताइए, यानी वैश्विक संपदा किसे कहते हैं और उसके क्या क्या उदाहरण है? तो वैश्विक संपदा का मतलब हो गया कि जो विश्व स्तरीय संपदा है जिसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है, जिसको एक तरह से साझी संपदा भी मान सकते हैं। तो वह संपदा जिस पर किसी संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि समूचे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो साझे तौर पर उसका प्रबंधन करता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, अंतरिक्ष है, तो ये सब वैश्विक संपदा में आते हैं, यानी जिसपे किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होता, पूरे विश्व का इसमें अधिकार होता है। जिसमें जैसे वायुमंडल है, समुद्री की सतह है, अंतरिक्ष वगैरह ये है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जिनको लेकर राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होता है। तो संघर्ष के कई प्राकृतिक संसाधन जिनके लिए संघर्ष होता है, लेकिन जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा संघर्ष है वो एक तो खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा है जल के लिए। और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अगला विश्व युद्ध है वो जल के लिए हो सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, खनिज तेल और जल। अगला है, मूल निवासियों का मुख्य प्रमुख निवास कहाँ है? मूल निवासियों के जो प्रमुख स्थान है वो एक तो दक्षिण मध्य और दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत, यहाँ पे मूल निवासी है वो ज़्यादा रहते हैं, जिसमें मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत। अगला प्रश्न, वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए एक तो अंटार्कटिका संधि हुई है 1959 में, मॉन्ट्रियल नवाचार 1987 में, और अंटार्कटिका पर्यावरण नवाचार जो 1991 में, ये समझौते वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए हुए हैं। अगला है, भारत में मूलवासी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किन देशों ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है? यानी अंटार्कटिका पे जब खोज हुई और ऐसा माना जाता है कि वहाँ कई खनिज के बहुत बड़े भंडार है, तो विभिन्न देशों ने अपने अपने वहाँ अधिकार जताए हैं। तो किन किन देशों ने जताए हैं? तो उसमें ब्रिटेन है, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विभिन्न देशों ने अपने अपने वहाँ संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है। अगला प्रश्न,
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, यानी मूलवासियों का जो भी वर्ल्ड काउंसिल है, इसका गठन कब हुआ? तो 1975 में हुआ। अगला प्रश्न, फिलीपींस के कार्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी रहते हैं? तो फिलीपींस के कार्डिलेरा क्षेत्र में लगभग 20 लाख मूलवासी रहते हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ आंकड़ा है। अगला है, चिले में रहने वाले मूलवासी लोगों को क्या कहते हैं? और जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है। तो चिले या चिली में रहने वाले जो मूलवासी लोग हैं उनका नाम है मापुसे। चिली के जो भी मूलवासी हैं उनको मापुसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, मूलवासी शब्द क्या है? तो मूलवासी वे लोग होते हैं जो किसी वन प्रदेश अथवा अन्य भूभाग पे आदिकाल से, यानी प्राचीन काल से निवास करते चले आ रहे हैं और वो उस क्षेत्र से संबंधित मूलवासी कहलाते हैं। यानी जो लंबे समय से प्राकृतिक जो स्थान जैसे वनों में वगैरह में भूभाग पे निवासरत होते हैं उनको मूलवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, ये सस्टेनेबल या टिकाऊ विकास कहलाता है। अगला प्रश्न, हमारे अगला पार्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके की दृष्टि से, और सभी कंपटीशन में इससे संबंधित खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बारे में इस पार्ट में सारा बताया गया है। तो इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है डैग हैमरशेल्ड का, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे डैग हैमरशेल्ड। उनका कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है मानवता को स्वर्ग पे पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए हुआ है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य अंग 6 है, उनके बारे में आगे बताएंगे। तो संख्या पूछी है तो आपको 6 बतानी है। अब उनमें से एक अंग कार्यशील नहीं है, वो अलग बात है। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? यानी मैंने अभी बता दिया कि 5 अंग अभी कार्यरत है, तो छठा जो अंग है वो अभी 1 नवंबर 1994 से कार्यरत नहीं है, स्थगित है। वो है न्यासीता परिषद या ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, वो न्यासीता परिषद है, वो अभी कार्यरत नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो विश्व के 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड या हेग है, नीदरलैंड की जो भी राजधानी हेग है उसमें है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का जो प्रधान या उसका सबसे जो फेमस चेहरा है वो महासचिव कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव है वो ट्रिगवेली थे। अगला प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था, यानी जब भारत आजाद होना था उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो चुका था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें भारत के भी न्यायाधीशों ने वहाँ प्रतिनिधित्व किया अपना, जिसमें राजस्थान के डॉक्टर नगेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 को विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है विश्व का नक्शा है और उसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां किसका संकेत है? तो जैतून की पत्तियां हैं वो विश्व शांति का संकेत है। अगला, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के समय में ये संगठन काफी चर्चित रहा और विवादित भी रहा, क्योंकि जो विश्वव्यापी जो महामारी थी कोरोना, उसमें इस संगठन की भूमिका पे कई लोगों ने सवाल खड़े किए। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? UNESCO, यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य है कि वैश्विक जो भी व्यापार के नियम है यानी विश्व स्तरीय व्यापार के जो नियम है उनका निर्धारण करना। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सी संस्था कार्यरत थी, या एक कह सकते हैं कि किस संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ की स्थापना हुई? तो वो थी लीग ऑफ नेशंस, या जिसको राष्ट्र संघ कहा गया, जिसकी स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी।
लेकिन उसकी असफलता के बाद में उसके उत्तराधिकार के रूप में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो वो संगठन पहला वाला था, वो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस कहलाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसमें स्थायी सदस्य 5 है, अस्थायी सदस्य 10 है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है और सवाल भी इससे पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ये है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो 5 जो स्थायी सदस्य है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। 5 स्थायी सदस्य मैं एक बार दोबारा बता दूं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें अमेरिका का मताधिकार कितना है? तो इसमें अमेरिका का मताधिकार 16.52 है प्रतिशत। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का जो मताधिकार है वो 16.52% है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो 6 अंग है, उनमें से पहला जो जैसे महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद जो अभी स्थगित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 5 प्रमुख अंग है। इन अंगों से संबंधित विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो इस पार्ट का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, क्विक रिवीजन का वीडियो, जिसमें मैंने 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पार्ट को कवर किया है, वो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। यानी मानवाधिकारों से संबंधित 2 गैर सरकारी संगठन, NGO जिसको कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो अभी अपने डिस्कस किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी मानवाधिकार वॉच, यानी एक तरह से जांच करना, देखना। तो 2 संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये NGO है, गैर सरकारी संगठन है। अगला है ILO की फुल फॉर्म बताइए। तो ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट, कितने देशों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो 1945 का जो संयुक्त राष्ट्र का मूल चार्टर पर, उस पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे वो 51 देश थे। अगला शब्द वीटो का भी फेमस शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। और थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो सुरक्षा परिषद में यदि कोई स्थायी सदस्य, 5 जो स्थायी सदस्य है उनमें से कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है और उसके इस अधिकार को या शक्ति को वीटो कहा जाता है। यानी कोई किसी देश के खिलाफ में या कोई प्रस्ताव लाया, उसमें से 5 में से एक भी सदस्य असहमत होता है, वो कहा जाता है कि उसने वीटो कर दिया, यानी वो प्रस्ताव में पारित नहीं हो सकता। तो ये वीटो का जो अर्थ है, और ये जो शक्ति या प्रावधान है काफ़ी विवादित रहा है, इसमें सुधार की लगातार इसकी मांग होती रही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क बताइए। जैसे कि आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, जबकि भारत और अन्य जो भी विकासशील देश है वो चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए। तो उसके संबंध में भारत की क्या तर्क है? तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट तर्क है। एक तो है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा भारत सैनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भी सशक्त देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी मजबूत है। इस तरीके से ये इसकी कुछ दावेदारी के तर्क है। विस्तार में अगर आप इसके बारे में या इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो, इस पार्ट का वीडियो जरूर देखें। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त हुए। अगले पार्ट के रूप में हम देखेंगे तीसरा जो अध्याय है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका अपन अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। पहला खाड़ी युद्ध है, उसका कूट नेम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? तो आतंकी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कूट नाम से इराक पे कब हमला किया गया? तो इराक पे अमेरिका द्वारा हमला है 19 मार्च 2003 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हेगेमनी शब्द का क्या, इसकी जड़ें किस में हैं? हेगेमनी जो शब्द है इसकी जड़ें प्राचीन यूनान में है। इसका अर्थ मैं आगे बता दूंगा। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1881 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा? तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में जैसे रूस का जब विघटन हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के पश्चात विश्व व्यवस्था किस प्रकार की बनी? तो विश्व व्यवस्था वो
ध्रुवी जो थी विश्व व्यवस्था, अब वो एक ध्रुवीयता में बढ़ गई। यानी जो दो ध्रुव थे विश्व की व्यवस्था के, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस था, रूस यानी सोवियत संघ था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो विश्व की व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व का युग कब प्रारंभ हुआ? तो वही प्रश्न, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। 1991 से यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकी वर्चस्व का युग प्रारंभ हुआ, उससे पहले विश्व दो ध्रुवीय था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाईवे ऑफ डेथ, हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा जाता है? इसका सही आंसर है कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को। अगला प्रश्न, अमेरिका में खाड़ी युद्ध में किन बमों का प्रयोग किया? तो अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। अगला, प्रथम खाड़ी युद्ध से किस देश को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। अगला प्रश्न, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, प्रश्न है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, कार्रवाई शुरू की गई थी? तो उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो थे विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, जिसको सामान्य रूप से बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है। तो उनके आदेश से ये शुरू हुआ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। पेंटागन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पेंटागन है वो अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 9/11 का हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे जो भी आतंकवादी हमला हुआ था और जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे विशेष रूप से हमला हुआ था, उसको 9/11 की घटना कहा जाता है। तो 9/11 के हमले में कितने लोग मारे गए? तो इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किए गए हमले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक बार और रिपीट हो गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से क्या आशय है? तो इसका आशय है अमेरिकी वर्चस्व का मतलब हो गया कि विश्व की राजनीति में आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक सभी मामलों में अमेरिकी प्रभाव या दबदबा है, वो अमेरिकी वर्चस्व कहलाता है। अगला प्रश्न, हेमेगनी शब्द का क्या अर्थ है? तो हेमेगनी शब्द का अर्थ हो गया किसी एक राज्य का नेतृत्व या वर्चस्व, किसी एक राज्य का वर्चस्व या नेतृत्व, और इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान में है। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में अपने संबंध समाप्त किए? तो 9/11 की घटना के बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ अपने जो भी संबंध थे तालिबान सरकार के साथ में वो समाप्त किए, और उसके खिलाफ में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ में जो अलकायदा का मुखिया था, कार्रवाई शुरू की। अगला प्रश्न है, सर जॉन चिलकोट आयोग ने किसे दोषी पाया? एक आयोग का गठन किया था जॉन चिलकोट आयोग, तो इसने 2003 में इराकी युद्ध पे संयुक्त राष्ट्र के जो भी आचरण थे उसको दोषी पाया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को दोषी पाया। अगला प्रश्न है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध के समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो शीत युद्ध के समाप्त होने का प्रमुख कारण था वो सोवियत संघ का विघटन था 1991 में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 का संबंध किससे है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का जो अर्थ है या संबंध है वो है अफगानिस्तान से तालिबान शासन को हटाने से संबंधित है, क्योंकि 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका पे, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान या हमले के जो जिम्मेदार थे वो तालिबान था, जिसका संबंध अफगानिस्तान से था। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान शासन को हटाने के लिए एक कार्रवाई की थी जिसका नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, और जो 2001 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने भेंट की? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो अमेरिका को फ्रांस ने भेंट की। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले क्षेत्रीय समूह CELAC का संबंध विश्व के किस भाग से है? इसका संबंध है दक्षिण अमेरिका से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध का जो सैन्य अभ्यास का जो कूट नाम था वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार भी क्यों कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार कहा जाता है क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध है उसमें अमेरिका ने बहुत ही उच्च तकनीकी स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, और इसलिए पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। दूसरा, इस युद्ध का विभिन्न देशों के टेलीविजन पर व्यापक प्रचार हुआ, इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे था? तो अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ में इराक पे हमले से संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध है उसमें अमेरिका ने अन्य जो भी देश थे यूएनओ के नेतृत्व में 34 जो देश थे उन सब के साथ में मिलकर के इराक पे हमला किया था, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक और सबसे ज़्यादा सहयोग था वो अमेरिका का था, और इसका फायदा भी सबसे ज़्यादा अमेरिका को हुआ। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो पूरे हुए। अगला पार्ट है हमारा वैश्वीकरण, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति का संचालक किसे कहा माना जाता है? तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति का संचालक माना जाता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच में किसकी क्रांति की है? इसके कारण जो क्रांति हुई है वो है संचार क्रांति या टेलीकम्युनिकेशन जो भी क्रांति है। अगला है, वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है?
तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो है आर्थिक प्रभाव, जिसके कारण पूरा विश्व का जनमत है वो बढ़ दिया है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचाएगी। यानी वैश्वीकरण से संभावित खतरा क्या है, तो वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है ये काफ़ी खतरनाक है, और विश्व की संस्कृति है वो काफ़ी हद तक वैश्वीकरण के कारण प्रभावित हो रही है, और जिसका पश्चिमीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का मतलब हो गया विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। यानी वैश्वीकरण में विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का और सेवाओं का प्रवाह विश्वव्यापी होता है। अगला प्रश्न, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, तो ये WSF है वो वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का विश्वव्यापी मंच है। अगला प्रश्न, NSF की पहली बैठक कब और कहाँ हुई, तो NSF की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। अगला प्रश्न, NSF की चौथी बैठक कहाँ हुई, तो चौथी बैठक मुंबई में हुई, 2004 में हुई। नेक्स्ट है, कॉमेंटर्स का संबंध किस एशियाई देश से था, तो कॉमेंटर्स का शब्द जो संबंध है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार हुए चीन से था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी, तो राष्ट्रवाद की जो आधारशिला है उसको रखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया वो छपाई या मुद्रण तकनीक ने दिया, इसके कारण पुस्तकों वगैरह की छपाई है। अगले प्रश्न है, कोई ऐसी दो घटनाओं को बताओ जो राष्ट्रीय सीमाओं को के जोर को नहीं मानती, तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो सीमाओं को नहीं मानती, जिसमें बर्ड फ्लू है, सुनामी है, भूकंप है, कोरोना है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं या महामारियां या प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको किसी सीमाओं में नहीं मान सकते, विश्वव्यापी ये होती है। अगला है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, तो भूमंडलीकरण का मतलब हो गया कि यातायात और संचार के साधनों ने विश्व के देशों के बीच में एक दूसरे से जोड़ करके उनकी दूरियों को कम कर दिया और पूरे विश्व को एक विश्वग्राम, ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, और इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कोई दो कारण बताइए, तो वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार दो कारण, पहला है प्रौद्योगिकी में तरक्की यानी टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से विकास, और दूसरा है विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव। प्रौद्योगिकी के संचार तकनीक के कारण विश्व में आपसी जुड़ाव है वो बढ़ गया है, तो ये दोनों कारण है वो वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व संस्कृति के नाम पे क्या हो रहा है, तो वर्तमान में विश्व संस्कृति के नाम पे पूरे विश्व में या जो शेष विश्व है उस पर पश्चिमी संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको लादा जा रहा है। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्डीकरण का क्या आशय है, मैकडोनाल्डीकरण का मतलब होता है कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां अब अपने आप को प्रभावशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी है, यही मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। यानी विश्व की संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति का जो भी प्रभाव है वो मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। अगला है, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, तो ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। अगला प्रश्न, साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है, तो साम्राज्य का अर्थ है कि जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र में के लोगों के आर्थिक राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, उससे साम्राज्यवाद कहा जाता है। यानी कोई भी देश है, कोई शक्तिशाली देश है, वो किसी अपनी सीमा से बाहर किसी दूसरे देश के ऊपर अधिकार करके वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पे अपना अधिकार स्थापित कर ले, आधिपत्य स्थापित कर ले, तो वो साम्राज्यवाद है। जैसे कि ब्रिटेन ने कई देशों में अपना अधिकार किया था और एक तरह से भारत भी साम्राज्यवाद का शिकार हो चुका है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है, तो वैश्वीकरण के लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रयोग में जाता है वो ग्लोबलाइजेशन है, तो उस शब्द को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य जिम्मेदार कारक क्या है, तो वैश्वीकरण के लिए सबसे अनिवार्य कारक है वो है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के दोहरे प्रभाव लिखिए, तो वैश्वीकरण के दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, कुछ प्रभाव सकारात्मक है, कुछ प्रभाव नकारात्मक भी है। तो दोहरे प्रभाव का मतलब हो गया सकारात्मक प्रभाव है, अच्छे प्रभाव भी है और नकारात्मक भी है। अगला प्रश्न, नीली जींस की लोकप्रियता का संबंध किस देश की जीवन शैली से है, ब्लू जींस की जो जीवन शैली है वो अमेरिकन जीवन शैली है। अगला प्रश्न, 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई, 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है वो सिएटल, अमेरिका के शहर सिएटल में हुई। अगला प्रश्न जो भी है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब लेकिन इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी पाठ थे लगभग मैंने सभी पाठों को कवर करने का प्रयास किया है। तो ये था समकालीन विश्व राजनीति जो पाठ्य पुस्तक थी उसके सभी पाठों का क्विक रिवीजन। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इसी तरह से जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके सभी अध्यायों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो भी 35 मिनट का है, तो वो आप जरूर देखें। और ये 2 वीडियो पूरी पाठ्य पुस्तक को कवर कर रहे हैं। परीक्षा से पूर्व जब भी आपको समय मिले आधे घंटे के लगभग वीडियो है, आप एक बार समय निकाल कर जरूर देखें और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न परीक्षा में लगभग 100% जो छोटे प्रश्न हैं, मल्टीपल लगभग 80 में से 30 नंबर के सवाल है, वो लगभग इसमें से आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद
जय भारत।